जरा ध्यान देंगे कैसे यहाँ पर ग्राफ बन रहा है और कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये इधर ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये एच है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये फील्ड लगाएंगे हम, और ये जो वाई एक्सिस जैसा दिख रहा है ये आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ है। जैसे जैसे हम फेरोमैग्नेटिक सोचते हैं जो इनिशियली रेस्ट में है या कह सकते हैं कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं उसमें डोमेन का अलाइनमेंट बढ़ता जाता है और पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आकर के सारे डोमेन अलाइन हो जाते हैं। और अब अगर हम फील्ड बढ़ाते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, मैग्नेटाइजेशन ऐसा कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे हमने आपसे सबसे कोई बात कही और आप नहीं मान रहे हैं और धीरे धीरे हमने फोर्स बढ़ाया, मैक्सिमम फोर्स लगाया, तो आप सब लोग बात मान गए, सब अलाइंड हो गए। और जब सब अलाइंड हो गए तो अब और जोर से बात करने कोई मतलब नहीं है और फील्ड लगाने कोई मतलब नहीं, जो मैग्नेटाइजेशन मिलना था वो मिल गया है। बात समझ में आ रहा है? फील्ड और बढ़ाने कोई मतलब नहीं है, मैग्नेटाइजेशन मिल गया, ओ से ए तक पहुंच गए। अब इसके बाद अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सब ऑलरेडी मैग्नेटाइज हो चुके हैं, सारे डोमेन ऑलरेडी घूम चुके हैं पूरा पूरा। अब धीरे धीरे अगर हम फील्ड खत्म करें तो मैग्नेटाइजेशन भी कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि अलाइनमेंट कुछ ना कुछ बिगड़ेगा ना। हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और आप पूरा पूरा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ा रहे हैं, रोज जोर लगा रहे हैं, कुछ अच्छे से पढ़ रहे हैं आप। इसके बाद अगर पढ़ाना बंद कर दें या आप पढ़ना बंद कर दें तो ऐसा नहीं फिजिक्स भूल जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अलाइनमेंट कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। और अब जो बचा हुआ अलाइनमेंट, फील्ड जीरो करने में जो बचा हुआ अलाइनमेंट हो जाता है, बचा हुआ जो मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। और अब अपोजिट डायरेक्शन में हम फील्ड लगाते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाते हैं, तो ऐसी वैल्यू आती है जहां पर इसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो जीरो हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है। अपोजिट फील्ड लगा दी मैंने, अब दूसरी तरफ मैग्नेटाइजेशन करने लगे। हम पढ़ाते फिजिक्स थे और अब आपको पिक्चर देखना रोज शुरू करा दिए। पिक्चर देखना शुरू कराएंगे तो पिक्चर दिखाने की ऐसी वैल्यू आएगी ये, धीरे धीरे फिजिक्स भूल जाएंगे और अब आप जीरो पे आ गए, ना पिक्चर वाला प्रॉपर्टी रह गई ना फिजिक्स वाली प्रॉपर्टी रह गई। और अगर पिक्चर दिखाते चले यार तो फिजिक्स भूल जाएगी, तो पहले जीरो हो चुकी। और जिस वैल्यू पर, जिस अपोजिट वैल्यू पर मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं कर्सिविटी। कर्सिविटी। और अब अगर अपोजिट मैग्नेटाइजेशन करते जाए तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में फुल मैग्नेटाइज हो जाएगा। एक ऐसी वैल्यू आएगी कि अपोजिट डायरेक्शन में फुल मैग्नेटाइज। अब अपोजिट फील्ड लगाते जाएंगे तो भी अब मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अपोजिट मैग्नेटाइज हो गया जितना होना था, डी। और अब अगर फील्ड वापस करेंगे तो ये फिर लौट के आएगा ई। ये क्या है? कर्सिविटी, सॉरी रिटेंटिविटी। और इधर फिर जाके अपोजिट फील्ड लगाएंगे तो या फिर जीरो, और फिर से मैग्नेटाइज करते जाएंगे तो ये इस तरह का आपको लूप मिल जाता है। और यही कर्व जो बनता है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में, यही कर्व आपका हिस्टैरिसीस लूप कहलाता है। यहां पर रिटेंटिविटी क्या है? रिटेंटिविटी the value of magnetization I remains when magnetic intensity H is zero. The value of magnetization remains when magnetic intensity is zero. जितना बची रह जाती है उसी को हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। कर्सिविटी क्या है? कर्सिविटी the value of opposite magnetic intensity
H on which magnetization is जीरो, जिस पर मैग्नेटाइजेशन आई की वैल्यू जीरो हो जाती है, रिवर्स फील्ड जिस पर आई की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसी को हम कर्सिविटी बोलते हैं। और आप समझ सकते हैं कि इस ग्राफ को देख करके ये अंदाजा लग जाता है कि कौन कितना ज्यादा मैग्नेटाइज होने वाला है, कौन कितना कम मैग्नेटाइज होने वाला है। इसलिए कोई एक लूप ऐसे दिखा रहा हूं मैं, तो समझो जरा, महसूस करो। एक लूप ये लूप क्या बता रहा है, तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन तगड़ा होता है और फील्ड हटाने पर बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाता है। और अपोजिट हल्की सी फील्ड लगाने पर भी मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाता है। जल्दी मैग्नेटाइज, जल्दी डीमैग्नेटाइज। और एक ये आपका दिखा रहा हूं मैं, ये वैल्यू, इसको भी देख के आप समझ गए होंगे कि ये देर में मैग्नेटाइज हो रहा है, इसकी रिटेंटिविटी और कर्सिविटी दोनों ज्यादा है। तो ये आपका परमानेंट मैग्नेट बनाने का काम आता है, परमानेंट मैग्नेट। और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का काम आता है। जिस मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप नैरो होगा, कर्सिविटी कम होगी, हल्का सा ही अपोजिट फील्ड लगाने पर या थोड़ा सा ही करने पर वो डीमैग्नेटाइज होता है। जब चाहेंगे मैग्नेटाइज हुआ तगड़ा, और जब चाहे मैग्नेटाइजेशन खत्म। तो ये आपका सॉफ्ट आयरन होता है, आसानी से मोल्ड होने वाला सॉफ्ट आयरन। और ये आपका हार्ड आयरन है, जो बड़ी मुश्किल से मैग्नेटाइज हो रहा है, लेकिन अगर हो गया तो फिर मैग्नेटाइज बना रहता है। उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा। और किसी के लूप, हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि वो बड़ी मुश्किल से मैग्नेटाइज हो रहा है, बड़ी मुश्किल से डीमैग्नेटाइज हो रहा है। इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन करने में और डीमैग्नेटाइजेशन करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप is equal to work done in each cycle of magnetization and demagnetization। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के एक साइकिल में जितना वर्क करना पड़ता है, यही आपका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया कहलाता है। इसको देख करके आप अंदाज लगा रहे हैं कि हमको ज्यादा वर्क करने वाला हूं कि कम वर्क करने वाला हूं। तो ये आपका हिस्टैरिसीस लूप का पूरा कॉन्सेप्ट था कि मैंने इसके लिए नोट्स भी बना दिया आपके लिए और शॉर्ट में आपको चीजें बता भी दी। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसके बाद भी अगर कहीं कुछ पूछना है, जानना है, तो आप बिल्कुल पूछिएगा, कमेंट करिएगा, हम आपकी जवाब देंगे।